हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट क्विज। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। हम देख रहे थे कुछ एमसीक्यू चैप्टर कोशिका सेल चैप्टर से रिलेटेड कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। तो हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जब इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, तो हम इस चैप्टर को हम कितना अच्छे से समझे उसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने कुछ प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। तो अगर आपको सारे टर्म, सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब कि जो टॉपिक्स है वो क्लियर है, तो आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे इजीली, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोल चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ और क्वेश्चन जो मेरे को लगे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आ सकते हैं, आपके कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। क्या है ना कि ये जो हमारे ये जो चैप्टर्स है, वो कोशिका जो सेल है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। मतलब कि ये जो ऐसा टॉपिक है कि आपको आगे अगर जितने अच्छे से इसका स्टडी करेंगे, तो उससे रिलेटेड ये जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आएंगे, आपके जो आपके क्लासेस है उससे भी रिलेटेड आएंगे ये क्वेश्चंस। तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस है जो बहुत ही अच्छे आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 1 है कि जीवाणु जो कोशिका है वो किस प्रकार की कोशिका का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। जीवाणु कोशिका किस प्रकार की कोशिका का एक अच्छा उदाहरण है। जीवाणु कोशिका की बात करें तो बैक्टीरिया की कोशिका की बात कर रही है, ठीक है। बैक्टीरिया के सेल की बात हो रही है यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया का सेल है वो किसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, किसका अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। ऑप्शन ए है प्रोकैरियोटिक और ऑप्शन बी है यूकैरियोटिक, ठीक है। हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को अच्छे से स्टडी कर लिया है। तो प्रोकैरियोटिक मतलब कि जिसमें उसको कम विकसित भी बोल सकते हैं, कम विकसित जीव की होती है कोशिका प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक कोशिका जो अधिक विकसित हो, वेल डेवलप्ड हो, वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के। तो यूकैरियोटिक सेल्स में हमें अगर कोई एग्जांपल देना पड़े तो हम बोलेंगे पादप कोशिका, प्लांट सेल, और जंतु की कोशिका, एनिमल सेल्स। तो यूकैरियोटिक कोशिका के दो एग्जांपल्स हैं जो, अगर आपको एक अच्छा उदाहरण अगर बोले कि यूकैरियोटिक सेल कोशिका का एक अच्छा उदाहरण दीजिए, तो वहाँ आप पादप कोशिका लिख सकते हैं, प्लांट सेल, और एनिमल सेल भी लिख सकते हैं, जंतु कोशिका। बट यहाँ पे बात हो रही है कि जीवाणु कोशिका, यहाँ पे एग्जाम्पल ही दे दिया, पूछ रहे हैं ये कौन सी कोशिका का अच्छा उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है प्रोकैरियोटिक, उसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए जो प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है, वो जीवाणु कोशिका जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल का एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। जो बैक्टीरिया सेल वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो जीवाणु कोशिका एक प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन 1 हो गया, सॉरी क्वेश्चन 1 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 हमारे पास दिया है कि गुणसूत्र का विनिमय प्रोफेज 1 के उप अवस्था में संपन्न होता है। यहाँ उप अवस्था का नाम नहीं दिया है, आपको ऑप्शन से करेक्ट करना है कि कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन फिर से अच्छे से, कुछ भी क्वेश्चन है ना उसको एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ा कीजिए, ठीक है। उसको बाद समझा कीजिए कि हमने इसे कौन से टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, उस टॉपिक को थोड़ा रिमाइंड कीजिए कि इसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ था। क्योंकि जो बायोलॉजी का जो हमारा जो टॉपिक होता है वो सिलेबस इतने बड़े होते हैं कि उसमें हर एक स्टेज में हर एक प्रोसेस को अच्छे से हमें ध्यान में रखना रहता है ना, ठीक है। तो इसलिए आपको ना क्वेश्चन से डायरेक्ट ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नहीं, आप क्लियर कीजिए माइंड में कि ये कौन से स्टेज में था और कब क्या हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है गुणसूत्र का विनिमय, ठीक है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्रोफेज 1 मतलब कि आप क्या समझे, जब मैंने आपको बताया कि अर्धसूत्री विभाजन में मात्र कोशिका 2 बार विभाजित होती है, तो 2 बार विभाजन को, पहला को प्रथम अर्धसूत्री विभाजन जिसे विषम विभाजन हेटेरोटॉपिक भी बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन, सम विभाजन, ठीक है, होमोटाइपिक। तो प्रोफेज 1 बोल रहे हैं मतलब कि वो क्या है, वो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन की बात कर रहे हैं। तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन में जो प्रोफेज 1 होता है उसमें हमने 5 उपावस्था पढ़ी थी। तो लिप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस
और क्या था, पैंकिटिन। ठीक है, ये 5 उपावस्था पढ़ी थी। तो उसे बोल रहे हैं कि 5 उपावस्थाओं में गुणसूत्र का विनिमय कौन सी उपावस्था में होता है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन होगा डिप्लोटीन का। ठीक है, ऑप्शन सी होगा डिप्लोटीन, क्योंकि जब हमने अब हर एक उपावस्था का, अब आप रिमेंबर कीजिए कि लिप्टोटीन में क्या हुआ था, तो क्रोमोसोम लंबे हो गए थे, पतले लंबे के समान हो गए थे। ठीक है, तो फिर जाइगोटिन में क्या हुआ था, जाइगोटिन में समजात गुणसूत्र के जोड़े बन गए थे। फिर जो पैंकिटिन है तो उसमें किएज्मा बना था। ठीक है, तो जो गुणसूत्र विनिमय का उसमें स्टार्टिंग हुआ था, बस यहाँ पे बोल रहे हैं संपन्न किस में होता है, गुणसूत्र का विनिमय संपन्न किस में होता है। तो डिप्लोटीन जब आता है तब उस स्टेज में हमारा जो गुणसूत्र का विनिमय है वो संपन्न हो जाता है। ठीक है, संपन्न हो जाता है, उसके बाद डाइकाइनेसिस आता है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी है डिप्लोटीन, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप जितने अच्छे से स्टडी करेंगे, जितने अच्छे से टॉपिक को अपने माइंड में क्लियर करेंगे, उतने अच्छे से हम चैप्टर से रिलेटेड हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास होगा, हर क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 देखते हैं कि तर्कु तंतु का निर्माण किस अवस्था में होता है। ठीक है, तर्कु तंतु का निर्माण किस अवस्था में होता है। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे, जो तर्कु तंतु स्पिंडल फाइबर की बात हो रही है यहाँ पे, जो सेल डिवीजन कोशिका विभाजन में तर्कु तंतु का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है प्रोफेज, ऑप्शन बी है मेटाफेज, ऑप्शन सी है एनाफेज और ऑप्शन डी है टेलोफेज। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब कंफ्यूजन की बात करें तो ये है कि जब मैंने आपको सेल डिवीजन कोशिका विभाजन पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तो क्या होता है, जो केंद्रक है, ठीक है, जो केंद्रक का केंद्रिका है वो लुप्त होने लगती है। जो केंद्रक का क्या है, केंद्रक का जो मेम्ब्रेन है वो हटने लगता है, उसके नष्ट हो जाने से तर्कु तंतु का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये मैंने पढ़ाया था। जो मेटाफेज में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर जो तर्कु तंतु का निर्माण हो जाता है, गुणसूत्र से आके वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि उसके जो सेंट्रोमियर से आके जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपके बुक में जो करेक्ट आंसर लिया है वो लिया है मेटाफेज का, कि मेटाफेज अवस्था में तर्कु तंतु का निर्माण होता है। ठीक है, कि जब हमने सेल डिवीजन पढ़ा था तो इसमें पढ़ा था कि प्रोफेज के लास्ट में, प्रोफेज अवस्था की लास्ट में क्या होता है, जब कि जो केंद्रक है वो तो उसका केंद्रक मेम्ब्रेन हट गया, फिर वो क्या हुआ, केंद्रिका भी हट गई, गायब हो जाती, फिर तर्कु तंतु का निर्माण होने लगता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नष्ट होने से। बट यहाँ पे आपके बुक में लिया है मेटाफेज अवस्था में तर्कु तंतु का निर्माण होता है, तो आप इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ले लीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी है, सॉरी क्वेश्चन 4 है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मैंने ये जो क्वेश्चंस है वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू आपके बुक के अकॉर्डिंग ही करा रही हूँ। ठीक है, तो अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप उसको एनसीईआरटी से ज़्यादा करेक्ट करना मुझे अच्छा लगता है, कि उसमें जो पॉइंट्स है, जो करेक्ट आंसर उसमें ज़्यादा ही उसे अच्छे से लिया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 में देखते हैं कि जो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो सेल थ्योरी, तो सेल को डिस्क्राइब करने के लिए, सेल को और अच्छे से समझने के लिए क्या हुआ था, सेल थ्योरी दी गई थी। तो सेल थ्योरी किन वैज्ञानिकों ने दी थी, किस वैज्ञानिक ने दी थी, कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन सी है स्लीडन और स्वान ने, और ऑप्शन डी है मोहल ने। ठीक है, तो अगर आपको क्लियर है कि रॉबर्ट हुक ने तो कोशिका की खोज की थी, ठीक है, कोशिका का डिस्कवर किया था, सेल का डिस्कवर किया था, उसकी खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज की थी। अब हमारे पास है स्लीडन व स्वान। जब हमने कोशिका सिद्धांत पढ़ा था, सेल थ्योरी, तो मैंने बताया आपको स्लीडन जो थे वो क्या थे, वनस्पति वैज्ञानिक, और स्वान थे जंतु वैज्ञानिक। इन दोनों ने क्या किया, स्लीडन ने जो प्लांट सेल्स है, पादप कोशिकाओं का स्टडी किया, और स्वान ने क्या किया, जंतु कोशिका के ऊतकों का, उनके कोशिकाओं का अध्ययन किया। और इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दी थी कोशिका के ऊपर, कोशिका को समझाने के लिए, कोशिका को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसे कोशिकावाद भी बोलते हैं, कोशिकावाद, कोशिका सिद्धांत या फिर सेल थ्योरी। तो इसका हमारा ऑप्शन सी जो है
स्लीडन व स्वान ने इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 हमारा है कि जंतु कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन किसके द्वारा होता है। हाँ, तो जो कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है मतलब कि साइटोकाइनेसिस मतलब कि जो साइटोप्लाज्म का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन बोलो या फिर साइटोप्लाज्म का विभाजन बोलो या फिर उसे एक टर्म बोला जाता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो जंतु कोशिका की बात हो रही, एनिमल सेल्स में जो साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन, वो किसके द्वारा होता है। हमारे पास ऑप्शन ए है कोशिका अपपट, ऑप्शन बी है खांच द्वारा। तो हमने जब प्लांट सेल का जब विभाजन पढ़ा है, सेल डिवीजन पढ़ा है, तो जब उसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन पढ़ा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन पढ़ा, तो उसमें हमने देखा कि जो कोशिका द्रव्य में क्या होता है, उसके बीच में क्या होता है, कैल्शियम के कण जमा हो जाते हैं, सेल्यूलोज के कण जमा हो जाते हैं और एक उन्होंने पट का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कोशिका पट सेल प्लेट के द्वारा होता है पादप कोशिकाओं में, और जंतु कोशिकाओं में होता है खांच के निर्माण द्वारा। ठीक है, खांच का निर्माण होता है और उसके द्वारा कोशिका द्रव्य का, साइटोप्लाज्म का बात करें तो उसका विभाजन होता है, डिवीजन होता है। तो जंतु कोशिका की बात करें तो जंतु कोशिका में खांच के द्वारा कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो खांच है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 में। क्वेश्चन 6 है कि जो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म होता है जीव द्रव्य मतलब कि जीवों में उपस्थित द्रव्य। अब जीवों में उपस्थित द्रव्य की बात हो रही है तो जीव किससे बने हैं, जीव कोशिका से बने हैं। जीव कोशिका से बने मतलब कि कोशिका में उपस्थित द्रव्य की बात हो रही है, जिसे जीव द्रव्य बोला जाता है, तो उसे प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है इंग्लिश में बोले तो। जो प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था, किस वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म, तो ऑप्शन ए है हमारे पास पुरकिंजे ने, ऑप्शन बी है स्लीडन ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक ने और ऑप्शन डी है स्वान ने। ठीक है, तो हम इन 3 वैज्ञानिकों को समझ लिया कि स्लीडन ने क्या किया, स्वान ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने किया है, तो बार बार उसे मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है पुरकिंजे ने। तो प्रोटोप्लाज्म जो है हमारे कोशिका में उपस्थित जो जीव द्रव्य है जिसकी बात हो रही है, तो प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था पुरकिंजे ने। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पुरकिंजे का क्या योगदान है, तो आप लिख सकते हैं कि उन्होंने जो जीव की कोशिकाओं में उपस्थित जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म की खोज की, क्या नाम दिया, तो किसने, पुरकिंजे ने दिया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए पुरकिंजे करेक्ट हो जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं हमारे कोशिका सेल चैप्टर से रिलेटेड, जो मेरे को मुझे इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे मैंने आपको बताया, ताकि आपके जो टॉपिक्स हैं वो आपके माइंड में जो आपने स्टडी किया है वो क्लियर होते रहें। ठीक है, आपको भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते रहना चाहिए ताकि आपको इस क्वेश्चन के जरिए ही जो आपने स्टडी किया है, जो टॉपिक पढ़ा है, वो रिफ्रेश होते रहे। ठीक है, और आपके माइंड में सेट हो जाए। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। मेरे को जो टॉपिक्स लगे, क्वेश्चंस लगे, मैंने आपको बता दिया। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस लगते हैं तो मैं ज़रूर आपको वो सॉल्व कराऊंगी, आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, थैंक यू।